यस सर। सर गुड वो जूम इवनिंग। यूजर आता है। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? मुस्कान, निकिता, आर्यन, बेटा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। सर आप कैसे हो? बढ़िया बेटा। लास्ट क्लास में हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद कर लिया था। उसमें मैंने आपको एक आइटम कराई थी, करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आपकी आइटम थी, याद लूज। करा रहा हूँ, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस, और फिनिश गुड्स इन स्टॉक जहाँ पर ट्रेडिंग कंपनी थी। अब मैं आपको एक एक आइटम, उस दिन हमने करंट एसेट्स की करी थी, आज हम एक नई आइटम करेंगे, डेट इज करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक टर्म डिस्कस करने जा रहा हूं, डेट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है कि जो आपके रिसोर्स हैं, समझाना चाहूंगा। आपके पास कैश था, कैश से आपने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल से आपने उसे कन्वर्ट करा फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स से फिर आपने सेल किया, चाहे कैश सेल, डेटर को क्रेडिट सेल करा, क्रेडिट सेल करा तो आपको डेटर बने, डेटर से फिर आपने कैश में कन्वर्ट कर दिया। ये आपका पूरा एक चक्र है, डेट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग साइकिल। तो जो अभी तक हम 11th के अंदर डेफिनेशन पढ़ रहे थे, करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच आर पेबल विद इन 12 मंथ्स। अब हम डेफिनेशन को पढ़ने जा रहे हैं और थोड़ा मॉडिफाई करने जा रहे हैं। करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच आर पेबल विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। एंड नॉन करंट लायबिलिटी आर द दोज लायबिलिटी विच आर पेबल आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल। मुस्कान, समझ में आ रहा है? निकिता, आर्यन, गर्ग? यस सर। नॉर्मल हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल होगा, यानी कि कोई भी आइटम अगर वो लायबिलिटी है तो वो करंट है या नॉन करंट है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल है तो वो करंट है, बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल है तो वो नॉन करंट है। जैसे हम कहते हैं 12 महीने से नीचे वाली करंट, 12 महीने से ऊपर वाली नॉन करंट। नॉर्मली हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है, नॉर्मली हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल होगा, और क्वेश्चन में साइलेंट है, वो हमारा होता है 12 महीने का। वो होता है हमारा 12 महीने का, राइट? वो होता है हमारा 12 महीने का। अगर मैं कहता हूं, एक सवाल बनाता हूं मैं, ऑपरेटिंग साइकिल और एक्सपेक्टेड टू पे, एक्सपेक्टेड टू पे। मान लीजिए आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का है और आप 12 महीने में पे कर रहे हो, तो आपकी ये जो लायबिलिटी है वो कौन सी होगी? आपके ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने है, आप 12 महीने में पे कर रहे हो, तो आपकी ऑपरेटिंग, आपकी लायबिलिटी कौन सी होगी? नॉर्मली आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का रहता है। आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने है, विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल है, तो ये आपकी कौन सी लायबिलिटी हो जाएगी? करंट लायबिलिटी। आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का है, आप 13 महीने में पे करते हो, तो ये हो नॉन जाएगी करेंट। नॉन करंट लायबिलिटी। आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का है, आप 9 महीने में पे कर देते हो, करंट। करंट लायबिलिटी। मेरी बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा हम उल्टा चलते हैं, अभी सीधा सीधी बात कर रहे हैं। अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल किसी भी कंपनी का 12 महीने से नीचे चला जाता है, किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल अगर 12 महीने से नीचे चला गया, लेट से आपका ऑपरेटिंग साइकिल चला गया 10 महीने और आप 11 महीने में पे कर रहे हो, तो सर करंट। अपरेंटली लग रहा है कि ये नॉन करंट होगा, अपरेंटली लगेगा ये नॉन करंट होगा, पर ये नॉन करंट नहीं होगा। जब आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से नीचे चला जाए, तो आपका जो एक्सपेक्टेड टू पे वो 12 के हिसाब से कंसीडर करोगे। ये कर लिया था हमने क्या? नो हाँ, तो आपने सर। वीडियो देख ली थी। तो 10 का 11 हो गया, तो ये कौन सी लायबिलिटी हो जाएगी? मेरी करंट लायबिलिटी, क्योंकि 12 महीने से नीचे है। अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल, शौकीन सर, 12 महीने से नीचे चला जाता है, तो आप एक्सपेक्टेड टू पे 12 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। मान लीजिए आपका ऑपरेटिंग साइकिल
10 महीने हैं और आप 13 महीने में पे करते हो, नॉन करंट। नॉन करंट। वेरी वेरी गुड, ये बात समझ में आ रही है आर्यन कर। अब मान लीजिए आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ऊपर चला जाता है, 12 महीने से, और मैक्सिमम आप ऑपरेटिंग साइकिल कितना लेके जा सकते हो, डेट इज 18 मंथ्स। और 18 मंथ्स को ले जाने के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से परमिशन लेनी पड़ती है। आप 18 महीने से ऊपर ऑपरेटिंग साइकिल नहीं लेके जा सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपका अगम समझ में आ रहा है, अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल लेट से 13 महीने हो गया और आप एक्सपेक्टेड टू पे 13 महीने में करते हो, डायरेक्ट रिलेशन है, तो क्या हो जाएगा, करंट। करंट। आप अगर 13 महीने में और 14 महीने में देते हो, नॉन करंट। आप 13 महीने है, आप 12 में कर देते हो, करंट। आपका ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने में है, आप 18 महीने में करते हो, नॉन करंट। मेरी बात ये समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो इसी तरह लायबिलिटी और करंट एसेट्स को कंसीडर करने के लिए कंपनी एक्ट में डेफिनेशन लिखी गई है अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग साइकिल। फिर नटशल मैं बताना चाहूंगा कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल आपका 12 महीने तक का है, 12 महीने का है, तो आप 12 महीने के अंदर अंदर अगर आप पेमेंट करते हो तो वो करंट हो जाएगी, 12 महीने के बाद करते हो तो वो नॉन करंट हो जाएगी। बट अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से नीचे चला जाता है पर आप पेमेंट विद इन 12 मंथ्स कर रहे हो तो वो करंट रहेगी, आफ्टर 12 मंथ्स कर रहे हो तो वो नॉन करंट हो जाएगी। तीसरी बात, अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ऊपर चला जाता है तो डायरेक्ट रिलेशन है कि 13 महीने में है तो 12 से ऊपर चला गया, तो 13 का 13 में किया तो करंट, 13 का 14 में किया तो वो नॉन करंट। सिंगला साहब मेरी बात समझ में आ गई? तो इसी तरह अब हम करंट और नॉन करंट की डेफिनेशन को पढ़ने जा रहे हैं। और नॉन करंट लायबिलिटी में हमने बैलेंस शीट में पढ़ा, नॉन करंट लायबिलिटी में हमने बैलेंस शीट में पढ़ा लड्डू 2 ऑरेंज लो। तो द L stand for long term borrowing, D stand for deferred tax liability, O stand for other long term liability and L stand for long term provision। अब हम लॉन्ग टर्म बोरिंग के बच्चे याद करेंगे, LTB के लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या आता है। आइए लॉन्ग टर्म बोरिंग में हमारा क्या क्या आया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नंबर 1, यहां से मैं आपको दिखाऊंगा बेटा, लॉन्ग टर्म बोरिंग। नंबर 1, लॉन्ग टर्म बोरिंग shall be classified as bonds and debenture, term loan from bank from other party, deferred payment liability 12 महीने से ऊपर की होनी चाहिए, डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट किए हैं, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, अदर लोन्स, मतलब मेन आपके ये हैं बेसिकली, जो पेपर में आता है वो ये आता है, बॉन्ड एंड डिबेंचर, टर्म लोन या लोन्स एंड एडवांसेस पेबल आफ्टर 12 मंथ्स। ये आपकी बुक में सब में बना हुआ है, ये आपकी क्या हो गई, लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गई। उसके बाद आइए आप, ये बेटा सारे अगम किताब में लिखे गए हैं बेटा, ये मेरा मेन हेड क्या था, सब हेड, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग के बच्चे थे ये बेटा, लॉन्ग टर्म बोरिंग के। उसके बाद आइए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, पेपर में बोला गया ये कि इसके ऊपर सिर्फ आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब एक चीज याद रखना, एग्जामिनर जो है जैसे नोट पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, इसी तरह अदर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। स्टूडेंट क्या करता है, वो अदर को हमेशा हल्के में लेता है, चाहे अदर नॉन करंट हो, चाहे अदर करंट लायबिलिटी हो, चाहे अदर नॉन करंट एसेट्स हो, चाहे अदर करंट एसेट्स हो, 4 ही अदर होते हैं, 4 ही अदर होंगे, या अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी, या अदर करंट लायबिलिटी होगी, या अदर नॉन करंट एसेट्स होगी, या अदर करंट एसेट्स होगी। इसके ऊपर आपको एक आइटम, जैसे मैंने आपको बोला इन्वेंट्री के अंदर आपको लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, इसी तरह अदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अदर में, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है,
पोरोड, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि डिबेंचर की सारी वीडियो मैंने आपको दे दी हैं। आपके पास इस टाइम वीकेंड आ रहा है, आप उसे देख सकते हो, नहीं तो मैं बाद में कराऊंगा। प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, थोड़ा सा इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। डिबेंचर जो होते हैं, मैंने आपको थ्योरी बताया था, इररिडीमेबल डिबेंचर कंपनी इशू नहीं कर सकती। कंपनी को डिबेंचर अब रिडीम करने ही करने हैं, यानी कि रीपेमेंट करना ही करना है। अब मान लीजिए सिंगला साहब मैंने आपसे 100 रुपए लिए, आप कहते हो सर ब्याज कितना दोगे, मैंने कहा जी मैं 10% ब्याज दूंगा। आपने कहा सर मैं अभी पैसा नहीं दे रहा आपको, और मुझे पैसे की नीड है। अब मैं आपको एक और झूठा लालच दे रहा हूं, झूठा क्या मतलब, लालच दे रहा हूं आपको, लॉलीपॉप दे रहा हूं एक आपको, कि सिंगला साहब आप मुझे 100 रुपए दीजिए, 10 रुपए हर साल ब्याज लीजिए, और मैच्योरिटी पर 100 के 105 लीजिए। तो आपके पास दो बेनिफिट आ गए, रेगुलर ब्याज मिल रहा है आपको, और जो आपने प्रिंसिपल मुझे 100 रुपए दिया, आपको रिडेम्पशन के टाइम पे 5 रुपए फालतू दूंगा मैं। दैट इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो जो प्रीमियम रिडेम्पशन डिवेंचर, आज मैंने सिंगला साहब से पैसे ले लिए, आज मैंने सिंगला साहब से डिपॉजिट ले लिया, तो वो जो डिपॉजिट है वो मेरा क्या होगा, जो 100 रुपए डिपॉजिट लिया वो मेरा क्या होगा, वो मेरी होगी नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग। पर जो मैंने इनको 5 साल के बाद 5 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, वो मेरी क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी है, पर वो लाइबिलिटी क्या होगी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अगर आपको सवाल पेपर में आता है कि मुझे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मेन हेड और सब हेड बताइए, मेन हेड और सब हेड बताइए, तो मेन हेड क्या होगा आपका, मेन हेड होगा नॉन करंट लायबिलिटी, और सब हेड क्या होगा बेटा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अगर मेरे से पूछो कि जी 12% डिवेंचर कहां आएंगे, तो मैं बोलूंगा नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग में। सिंगला साहब मेरी बात समझ में आ गई? तुषार, जैन, मुस्कान, देवांश, हर्ष, निकिता, आर्यन, यस सर। अब ये सारे ऑनलाइन वाले ने मेरा धैर्य जो है वो तोड़ दिया है। मैं रोज रोज इनसे प्रार्थना तो, आवेदन पत्र तो दाखिल कर नहीं सकता कि आप अपना कैमरा क्यों नहीं ऑन करते। देख, 2 के तो हो गए। सर मेरी तबीयत खराब है। सर मैं फोन से आई हूँ, मेरे को ना ऐसे मेरी शक्ल आएगी, तो सर ये तो यार देखो एक बार बता, शक्ल मैंने ही देखनी है, किसी और ने तो देखनी नहीं है। ये जो स्क्रीन लगी है मुस्कान, ये क्लास में किसी बैठे बच्चे ने तेरी शक्ल नहीं देखनी है कि आज तू कैसी लग रही है। मैंने देखनी है ये देखते हुए कि तुम क्लास के अंदर हो कि नहीं हो। चाहे तू अपना एक काम कर, जैसे निकिता ने अपना आधी पिक्चर दिखा रही है ना, तू भी आधी दिखा दे, पंखा दिखा दे बस मेरे को। आंखें, दनीत कह रही है सिर्फ आंखें। आंखें बेटा तुम्हारी क्लास के बच्चे देखेंगे, मैं आंखें नहीं देखूंगा। वो गाना क्या था, एक गाना भी था ना इसके ऊपर, है? नहीं नहीं नहीं, चेहरा नहीं, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। तो दनीत, देवांश कह रहा है मेरी तबीयत खराब है, कुछ नहीं कहने दे। देवांश कह रहा है मेरी तबीयत खराब है। भाई तबीयत खराब होने से कैमरे का ऑन होना या ऑफ होना, मैंने तेरा कोई रिश्ता कराना है? देवांश शुक्ला, यस सर। यस सर। तेरी अगर तबीयत खराब है तो इससे कैमरे का ऑन होना या ऑफ होना, मुझे इसको, मेरे को कन्वेंस कर दे कि सर मैं कैमरा इसलिए नहीं ऑन कर रहा कि तबीयत खराब है, और तबीयत खराब होने की वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर रहा। मैं बिस्तर पे लेट के पढ़ रहा हूँ। भाई बिस्तर पे लेट के कौन सी पढ़ाई होती है? इससे तो क्लास लीव ही कर दे। नहीं सर, बुक बुक लेके बैठा हूँ। अच्छा, ये गलत कर दिया इसने। वैसे लेटा है जैसे बचपन में मम्मी दूध की बोतल लगा देती थी। नहीं सर।
पीले, उग्गू पीले, उग्गू। बच्चे से तो बोलता नहीं है, उग्गू ही बोलता है वो। अब 12% डिवेंचर नॉन करंट लायबिलिटी में कहाँ आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग में। निकिता समझ आ गया कि नहीं आ गया? सर तो आपको मैं बताना ये चाहूंगा कि हमारी आज 2 आइटमें हो गई। एक क्या हुई? नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, लाइक डिबेंचर, टर्म लोन, डिपॉजिट, बैंक से हमने डिपॉजिट ले लिया, अदर पार्टी से ले लिया जो कि 12 महीने से ऊपर का होगा। और अदर डेफर टैक्स लायबिलिटी में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि डेफर टैक्स लायबिलिटी है तो आप सीधा आंसर देंगे द मेन हेड इज नॉन करंट लायबिलिटी, और डेफर टैक्स लायबिलिटी अपने आप में एक सब हेड है, इसके अंदर कुछ नहीं है। और ना ही इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल आएगा। साफ सीबीएसई ने आपका एक सर्कुलर नंबर 43 है जिसमें साफ लिखा है नॉट टू बी इवेल्युएटेड। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद मैंने बोला अदर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है एग्जामिनर का। अदर नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे ज्यादा फोकस रहता है पोरोड के ऊपर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ पोरोप, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये दोनों ही आपके क्या होंगे? ये 5 साल बाद में देने हमने। तो जो आपके प्रेफरेंस शेयर है वो भी रिडीमेबल होते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी आपके इररिडीमेबल नहीं होते, ये भी आपको रिडीम करने होते हैं। तो इस पे भी आप प्रीमियम दे सकते हो। तो जो अगर आपने फ्यूचर का प्रीमियम देना है तो उसे बोलते हैं प्रीमियम ऑन, किस बात का देना है? रिडेम्पशन यानी कि रीपेमेंट का। तो ये आपकी 5 साल बाद पेमेंट देनी है तो लायबिलिटी तो ये कन्फर्म है कि नॉन करंट होगी, पर इसको कैटेगराइज किया जाएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर। देवांश, आर्यन, हर्ष, निकिता, मुस्कान समझ आ Yes. गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो पोरोड और पोरोप, Yes, sir. पोरोड और पोरोप आर द एग्जाम्पल ऑफ अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसी तरह अब आ जाओ प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं आपको मैं बताना चाहूंगा। कंपनी में एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाता है, जैसे ग्रेच्युटी, वर्कमैन कंपनसेशन, लीव इन कैशमेंट। रिटायरमेंट पे लीव इन कैशमेंट, अर्न लीव मिलती है। जिनके भी पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उन्हें रिटायरमेंट के टाइम पे अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो बताइए एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपने पढ़ा, जो एम्प्लॉइज को फंड दिया जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। कंपनी को रिटायरमेंट पे देना है, एक एम्प्लॉई 20 साल बाद रिटायर हो रहा है, उसका हर साल प्रोविडेंट फंड कटता है, उसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं और वो कंपनी के पास रहता है। तो ये लायबिलिटी, जो लायबिलिटी 1 साल से ज़्यादा है वो लॉन्ग टर्म होती है। अब उसको कहाँ लेके जाएंगे? उसका एम्प्लॉई ESI पेबल, मतलब एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये आपकी क्या होगी बेटा? इसकी आप क्या बनाएंगे? यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन में मोटा मोटी क्या आएगा? अगर मैं 100 बात की एक बात बोलूं, रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट। और रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होते हैं? जस्ट लाइक ग्रेच्युटी। एग्जाम्पल ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट द ग्रेच्युटी, अनअर्न्ड लीव या लीव इनकैशमेंट, दैट इज द रिटायरमेंट बेनिफिट। लीव इनकैशमेंट। सर पेंशन आएगा? पेंशन, हाँ आएगा, पेंशन आएगी। तो आप ये देखिए, प्रोविजन फॉर द एम्प्लॉइज बेनिफिट, प्रोविजन फॉर वारंटी, इसको मैंने अलग कैटेगराइज करा। ग्रेच्युटी, लीव इन कैशमैन, अनअर्न्ड लीव आर द एग्जांपल ऑफ। ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है क्योंकि 12 महीने बाद देनी है, पर इसका आपको प्रावधान करना है, प्रोविजन बनाना है। तो इसको कहाँ लेके जाएंगे? अदर इसको लेके जाएंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आ जाओ करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म बोरिंग। जो लायबिलिटी 12 महीने के अंदर अंदर देनी है वो शॉर्ट टर्म बोरिंग है। मैंने सिंगला साहब से कहा लोन दे दीजिए मेरी कंपनी को, मैं आपको 6 महीने में पैसे वापस दे दूंगा, दैट द शॉर्ट टर्म बोरिंग। ट्रेड पेबल, आपको पता है बिजनेस उधार माल खरीदता है, तो ट्रेड पेबल क्या होता है? जिससे उधार खरीदा उसे क्रेडिटर बोलते हैं, और क्रेडिटर को हम बिल्स पेबल भी बना सकते हैं। तो पहले शॉर्ट टर्म प्रोविजन की बात करते हैं। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, जब मांगोगे तब पैसा दे देंगे। लोन रीपेबल ऑन डिमांड फ्रॉम द बैंक एंड अदर पार्टीज इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म बोरिंग। अब यहां पर मैं एक चीज आपको समझाऊं। ट्रेड पेबल दैट इज क्रेडिटर
प्लस बिल्स पेबल, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अदर फिर बहुत आ गई, अदर, अदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर इसके ऊपर क्वेश्चन देता ही देता है। आपको याद होगा अदर करंट लायबिलिटी में, मान लीजिए कंपनी ने डिविडेंड पे करा, वंश आहूजा इज द वन ऑफ द शेयर होल्डर, डिविडेंड पे करा वंश आहूजा। आज की डेट में तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, आज की डेट में आपका एक डीमैट अकाउंट खुलता है एनएसडीएल में, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड में, या सीडीएसएल में, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड में। अब ये 3 in 1 अकाउंट खुलता है। वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज डीमैट अकाउंट एंड थर्ड इज बैंक अकाउंट। दैट इज कॉल्ड द ट्रिनिटी अकाउंट, 3 in 1 अकाउंट। तो जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, अब पहले उसके ज़माने में, पुराने ज़माने में चिट्ठी आया करती थी, चेक आया करता था फिजिकली। जब से डिजिटल इंडिया हुआ, अब आपका डिविडेंड जो है वो आ रहा है आपके सीधा बैंक अकाउंट में। तो ब्रोकर होता है ना एक, बेटा बीएसटी में ब्रोकर के यहाँ तो पढ़ा आप अकाउंट खोलते हो, था। हाँ वो जैसे डीमैट ब्रोकर के है, यहाँ हाँ तो आप समझ अकाउंट खोलते, डीमैट अकाउंट आप डायरेक्ट नहीं खोल सकते। आपको या तो एचडीएफसी सिक्योरिटी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, कोटक सिक्योरिटी, और आज की डेट में सबसे जो ज़्यादा प्लेटफॉर्म चल रहा है जरोधा, जिसमें आप करोड़ों रुपए का भी ट्रेडिंग करिएगा, आपका 20 रुपये पर ऑर्डर लगता है। अदरवाइज सबकी वैल्यू पे कमीशन लगती है, जरोधा में 20 रुपये पर ऑर्डर लगता है। इस टाइम सबसे फेमस जो मार्केट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है फॉर द शेयर ट्रेडिंग, दैट इज कॉल्ड जरोधा। अब दूसरा, अब आज की डेट में आ रहा है ग्रो। एक ग्रो के नाम से भी आ रहा है बेटा, बहुत सारे हो गए हैं आजकल। ग्रो ऐप आप देखो, इंस्टा पे देखो, आज की डेट में बादशाह ब्रोकिंग के बड़े आ रहे हैं ना। हाँ, अब मैंने उसके रिव्यूज पढ़े बादशाह ब्रोकिंग के, कि फेक है। पहले वो 99 रुपीज लेता है, उसके बाद वो 8,000 रुपये लेता है। नहीं होने हैं भाई, 130 करोड़ जनता है, यूट्यूब चैनल है। एनीवे हमें किसी की पर्सनल काम में दखल अंदाजी नहीं करनी है। तो अदर करंट लायबिलिटी, अब वंश आहूजा ने अकाउंट खोला और इसका रिलायंस के शेयर भरे थे इसके पास, इसने गलती से उस अकाउंट को ही बंद कर दिया जिसका डीमैट जिससे कोरिलेट था। अब वो डिविडेंड वापस चला गया। अब प्रांशु अरोड़ा के पास भी रिलायंस के शेयर थे, उसने बोला हाँ भाई पार्टी हो जाए आज, आज मेरे अकाउंट में रिलायंस के डिविडेंड क्रेडिट हुआ है। कह रहा यार मेरे पास तो आया नहीं मैसेज। फिर इसने सर्च किया, अरे यार मैं तो वो अकाउंट ही बंद कर दिया था बैंक जिसके अंदर डिविडेंड आना था। तो इसने वो डिविडेंड कंपनी के पास वापस चला गया। तो दैट डिविडेंड इज कॉल्ड अनपेड डिविडेंड। अब जब भी वंश आहूजा डिमांड करेगा कि आई एम द शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी, मेरे को मेरा डिविडेंड दे दिया जाए, तो कंपनी उस बैंक अकाउंट में, ये वहाँ जाके बैंक अकाउंट अपडेट कराएगा और विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम इसको वो डिविडेंड मिल जाएगा। जब तक वो कंपनी डिविडेंड, ऐसे वंश आहूजा जैसे कितने शेयर होल्डर होंगे, या कई मर खप गए होंगे, उनके बैंक अकाउंट बंद हो गए होंगे, तो वो डिविडेंड कौन सा होगा? अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड कंपनी की ऑब्लिगेशन है, और जब ये डिमांड करेगा तब मिलेगा, पर इसको कैटेगराइज किया जाएगा नॉट शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्योंकि हमने बोरो नहीं करा पैसा, इसलिए कहां आएगा ये? अदर करंट लायबिलिटी, अनपेड डिविडेंड। एक चीज मैंने आपको कंपनी बताई थी, कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस भी बताई थी आपको। कॉल इन एडवांस भी आपकी क्या है? नॉट अ बोरिंग, इज नॉट अ शॉर्ट टर्म बोरिंग। आपको सामने वाले ने पैसा दिया है, तो जब तक आप उस कॉल को ड्यू नहीं करते तब तक वो क्या रहेगी? कॉल्स इन एडवांस। एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज आल्सो इज कवर्ड अंडर अदर करंट लायबिलिटी। आपको इसके ऊपर सवाल आना ही आना है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि कॉल्स इन एडवांस, ये मैं वो चीजें करा रहा हूं बेटा, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, ये भी मेन में मैं वो करा रहा हूं। तो ये आपका मेन हेड क्या होगा बेटा? नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, और सब हेड क्या होगा दनीत? अदर करंट लायबिलिटी, अदर, अरे सॉरी, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी,
बताओ, मेरी बात समझ में आ गई? देवांश, आर्यन, मुस्कान, निकिता। यस सर। मुस्कान बेटा, बाकी के तेरे तेरे जोड़ीदार दो कहाँ हैं, तवीशी और यतिन? सर आई डोंट नो। आई डोंट नो, नो कमेंट, नो पॉलिटिक्स। मेरी बात यहां समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब आइए अब हमारा करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी भी हो गया। अब आइए, मोटा मोटी हमारी लायबिलिटी साइड खत्म हो गई है। अब एसेट में, नॉन करंट एसेट में हमने कहा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर मैंने वहां बताया पिक्की, पी फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आई बताया इंटेंजिबल एसेट्स, फिर सी बताया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और आई बताया इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। यस सर। हमने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क इन प्रोग्रेस में डिफरेंट कर लिया था, राइट? नहीं। कर लिया था बेटा। जो वर्क इन प्रोग्रेस था वो आपका था इन्वेंट्री का पार्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, जो आपने अंडर हाँ, कंस्ट्रक्शन वाला बिल्डिंग बताया अंडर था। कंस्ट्रक्शन बताया था। यस यस, अच्छा अच्छा, ओके। याद आ गया कि नहीं आ गया? तो एक बार देखा जाए तो अगर मैं बैलेंस शीट को, अब अगर मैं आपसे इन ब्रीफ लेके चलूं, अब आ जाओ, अब एक नई आइटम और करते हैं। करंट एसेट्स के अंदर आपकी आइटम थी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश का मतलब क्या है? कैश के अंदर दो आइटमें हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अब बच्चे सवाल पेपर में क्या गलती करते हैं, आपसे सवाल पूछा गया कि कैश इन हैंड कहां आएगा, तो आप प्रॉपर आंसर देंगे ऐसे, कैश इन हैंड। प्रॉपर आंसर ये आपकी क्या है? करंट एसेट्स। यहां पर लिखेंगे आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और यहां ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कैश। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप ये देखिए, कैश इन हैंड कैश, कैश इन हैंड कैश एट बैंक किसके अंडर में आएगा? कैश में। कैश, जब हम फंड फ्लो पढ़ेंगे, सॉरी कैश फ्लो पढ़ेंगे, तो यहां पर ये आइटम बड़ी काम आएगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश मींस, वहां पर सीएफएस के अंदर आंसर क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैश? तो बच्चा वहां पर गलती क्या करता है, वो कैश इक्विवेलेंट की आइटम पे भी लिख देता है। आपको जो अगर पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय कैश इन द कंटेस्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आप सिर्फ दो ही चीज का आंसर देंगे, कैश मतलब कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। यू गॉट माय पॉइंट? अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय कैश एंड कैश, व्हाट डू यू मीन बाय कैश इक्विवेलेंट, यानी कि कैश जैसा दिखने वाला। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश जैसा दिखने वाला। आज अगर मैं अपनी क्लास की बात करूं तो दो जने एक जैसे दिख रहे हैं, अर्नब शौकीन एंड देवांश, क्योंकि दोनों ने येलो शर्ट पहनी है, राइट? दो यहां पर कैंडिडेट व्हाइट कलर की शर्ट पहन के आए हैं, अगम तुली और तन्मय शराफ, तो इक्विवेलेंट लग रहे हैं ये। तीन बंदे ब्लैक पहन के आए हैं, चौथा चार जने ब्लैक पहन के आए हैं, चारों इक्विवेलेंट है। तो कैश इक्विवेलेंट का मतलब, बदवार साहब समझिए, कैश जैसा दिखने वाला। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैश इक्विवेलेंट मींस हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 90 डेज। जो इन्वेस्टमेंट, लिक्विड इन्वेस्टमेंट आपकी 90 दिन के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड कैश इक्विवेलेंट। आपने पढ़ा होगा बीएसटी के अंदर बिल्स, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, पढ़ा ही नहीं है, सुन लो, क्वेश्चन आएगा। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर आर द एग्जाम्पल ऑफ, इवन एफडी, अगर आपने बैंक में एफडी कराई है 90 दिन की, 90 डेज और लेस, तो वो आपका कैश इक्विवेलेंट होगा। पर अगर आपने एफडी करा ली 100 डेज की, तो वो आपका कैश एंड कैश, सॉरी कैश इक्विवेलेंट नहीं होगा अंडर द कंटेस्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वहां आज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप ये बताइए कैश इक्विवेलेंट में क्या हुआ? चेक इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म। यहां पर जो हम कैश फ्लो में पढ़ेंगे वो क्या है? शॉर्ट टर्म का पीरियड कितना है? 90 डेज और लेस।
commercial bills, treasury bills, call money, certificate of deposit, commercial paper, short term deposit, balance with bank held as a margin money are the example of cash equivalent. मुस्कान समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हमारे को रट्टा मारना है इसका, हमारे को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी समझ में आ गया। अब मैं आपको एक नई आइटम में लेके जा रहा हूं। अब ये देखो यहां लिखा है कैश इक्विवेलेंट आर हाईली लिक्विड एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड टू कैश क्विकली, फॉर एग्जांपल मार्केटेबल सिक्योरिटी टू बी सोल्ड विद इन 3 months। 3 months मतलब 90 days और लेस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा? मुस्कान समझ में आ गया? यस सर। यस सर। आइए नॉट नेपाली। अब आइए अदर करंट एसेट्स में। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, एक्रूड इनकम आर द कवर्ड अंडर अदर करंट एसेट्स। यू गॉट माय पॉइंट धनीत? ये था हमारा बैलेंस शीट का कुछ फॉर्मेट। अब हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट के ऊपर आपसे कुछ एक बार फिर पूरे का पूरा स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं नॉन करंट एसेट्स का। प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट में क्या क्या है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फ्री होल्ड प्रमाइजेस, फर्नीचर एंड फिक्चर, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, लाइव स्टॉक। इंटेंजिबल में गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट, कॉपीराइट, पेटेंट। ये चीज़ों की मैं आपको क्या दे दूंगा? सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा। हाँ ये याद करना है। इधर देखो, ये देखो, नहीं लिखने नहीं है। अब देखिए आपको मान लीजिए दनीत इसमें से कोई आइटम आ गई, दनीत इसमें से कोई आइटम आ गई एसेट की, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, तो आप क्या लिखोगे? मेजर हेडिंग क्या लिखोगे? नॉन करंट एसेट। और सब हेड में क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल फिक्स एसेट। आपको अगर क्वेश्चन आ गया गुडविल, ये सारी आइटम है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ब्रांड, माइनिंग राइट, कंप्यूटर लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, कॉपीराइट, प्रोटोटाइप्स, रेसिपी, फार्मूला, मॉडल, डिजाइन। मेन हेड नॉन करंट एसेट्स एंड सब हेड फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स। मेरी बात समझ में आ रही है? आपके पास ये आ गया रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर, लूज टूल्स। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री आ गया। आपके पास कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, चेक इन हैंड, ड्राफ्ट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपके पास डेटर आया, करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल। जैसे क्रेडिटर आपका ट्रेड पेबल में क्रेडिटर प्लस बीपी होता है, इसी तरह ट्रेड रिसीवेबल में डेटर प्लस बीआर होता है, डेटर प्लस बीआर होता है। तो करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल आ गया, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर बीपी, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? जो मैं मेन है अभी वो करा रहा हूं मैं आपको। अब आइए मोर्टगेज लोन, डिबेंचर, बॉन्ड्स, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग। आपका कोई रिजर्व आ गया, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, अकाउंट, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिजर्व के नाम से कंटीजेंस रिजर्व, ये सारे आपके क्या हैं? शेयर होल्डर फंड में कहाँ आएंगे? रिजर्व एंड सरप्लस में। मुस्कान, निकिता, आर्यन, देवांश समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। Yes, sir. प्रीपेड इंश्योरेंस, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इनकम, एक्सपेंसेस, प्रीपेड एडवांसेस, एक्सपेंस। करंट एसेट्स में अदर करंट एसेट्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। शेयर फॉर फ्यूचर आप पढ़ चुके हो। शेयर फॉर फ्यूचर कहाँ आता है? शेयर होल्डर फंड में। और आपको पता है शेयर होल्डर फंड आपने बैलेंस शीट बनाई थी तो आप ऐड करते थे सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर, और कॉल सिनेरियो क्या करते थे? सब्ट्रैक्ट करते थे। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल में सब्ट्रैक्ट करते थे और शेयर फॉरफिट क्या करते थे? ऐड करते थे। प्रांशु अरोड़ा जी याद आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको ये देखिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर होल्डर फंड क्या लिखा है? ऐड इन सब्सक्राइब कैपिटल वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स टू अकाउंट्स। कॉल्स इन एरियर, शेयर होल्डर फंड क्या करते थे? डिडक्ट इन सब्सक्राइब कैपिटल वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स टू अकाउंट्स। मोहक समझ आ गया कि नहीं आ गया? दनीत यस और नो? मुस्कान, निकिता, आर्यन गर्ग, देवांश यस और नो? यस सर। Yes, आइए sir.
अब हम आपको पेपर में जो सवाल आते हैं उसके ऊपर लेकर चलते हैं। आप सवाल को आंसर कैसे दोगे आप? इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए, लिस्ट द, अंडरलाइन द वर्ड, मेजर हेड अंडर विच द इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के वो मेजर हेड पूछ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है? शोर शराबा नहीं चलेगा। द फर्स्ट एस स्टैंड फॉर शेयर होल्डर फंड, Shareholder द funds, सेकंड एस स्टैंड फॉर reserves and शंपा, surplus. नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। देखिए ये आ गया कि नहीं आ गया? आप इसका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। मुस्कान समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. अंडर द मेजर हेड विच द एसेट्स इज प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट, आपका नॉन नहीं चलेगा, यानी कि नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। दनीत समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया ना? अब और किस तरह के सवाल आते हैं? ये देखिए, आपको एक चीज मिलेगी। ये देखिए, गिव द हेडिंग एज पर शेड्यूल 3। क्या तेरे पेपर में क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल 6। शेड्यूल 3 अंडर विच द फॉलोइंग आइटम शोन व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो इन आइटमों के आपके क्या बताना है? मेन हेड और सब हेड। तो आप एक एक करके आइटम लिखेंगे। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क आपका नॉन करंट एसेट्स में आता है, और कहाँ आता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स में। Tangible. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बेटा यहाँ टेंजिबल लिखा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? वर्ड। नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल में है नहीं है ट्रेडमार्क। फिक्स एसेट कहाँ लिखा है मैंने? कोई बात नहीं, आप इतना भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट है कि नहीं है? निकिता, आर्यन गर्ग, देवांश, हर्ष, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी क्या है? Yes. नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी, आप पूरा लिख दो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया दनीत? उसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अभी हमने किया है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। कैश इन हैंड, करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एट बैंक, करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैपिटल रिजर्व, शेयर होल्डर फंड अंडर द सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अब देखिए जब यहाँ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स लिखा है, अब आपको ये नहीं पता कि ये इन्वेस्टमेंट आपने शॉर्ट टर्म के लिए लगाई है या लॉन्ग टर्म के लिए लगाई है। तो यहाँ पर एग्जामिनर आपको जो पेपर में सवाल पूछेगा वो यहाँ पर दोनों केसेस में आपको आंसर में दिया जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है कि जिस बच्चे ने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मानी, उसने तो ये माना कि मैं 12 महीने के बाद कैश करूंगा, तो उसके लिए वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। पर जिस बच्चे ने ये माना कि मैं इसे 90 दिन के अंदर अंदर कैश कर लूंगा, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब या मैं 1 साल के नीचे कर दूंगा तो करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, मार्केटेबल सिक्योरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर पीरियड नहीं लिखा है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, तो ये आपकी चॉइस है। अगर वो लिखेगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर फॉर 13 मंथ्स, तो वो क्या हो गई? अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लिया जाए, अगर मैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स करता हूं, तो मैं एज ए पर्सनल ओपिनियन, मेरी ओपिनियन है, मुझे नहीं पता, मैं इसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मानूंगा कि मैंने लंबे समय के लिए लिया है। दनीत, यस और नो? राघव, आप क्या कहते हो? अगर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है तो मैं ये मानूंगा मैंने, मेरी कोई, आई एम नॉट ए ट्रेडर, मैंने कंपनी में कोई शेयर लिए तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिए होंगे, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह इन्वेस्टमेंट इन शेयर की जगह मैं यहाँ क्या लिखूंगा? नॉन करंट एसेट्स, और यहाँ क्या लिखूंगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर झगड़ा हो जाएगा अगर ऐसा सवाल आ गया पेपर में। अब एक बच्चा कहेगा जी मैंने तो ये मान के लिया था कि मैं तो शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। हाँ, बेनिफिट दोनों मिलेंगे, दोनों आंसर में मिलेगा आपको आंसर। हाँ, नंबर दोनों पे मिलेंगे, नंबर दोनों पे ही मिलेंगे। आज देखो मैंने कहा था लूज टूल्स आता ही आता है, करंट एसेट्स और इन्वेंट्री। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी सिंगला साहब, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी, कैश इन हैंड, कैश भी लिख सकती है वहां पर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश लिख दे। अब आ जाओ ये आइटम में देखो, गुडविल नॉन करंट एसेट्स में यहाँ पे लिखोगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल।
दूसरा आइटम क्या है? ऑफिस इक्विपमेंट, नॉन करंट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल। तीसरी आइटम क्या? रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस में। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस में। सिक्योरिटी, अच्छा ये वाली, अब सिक्योरिटी डिपॉजिट बड़े अच्छा है ये वाला सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये क्या होता है? मान लीजिए मेरी कंपनी ने बिजली का कनेक्शन लिया, एक नई बिल्डिंग बनाई, उसमें बिजली का कनेक्शन लिया, और वहां मुझे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी है। जब तक मीटर रहता है सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके बिजली के बिल में भी आती है, तो वो मैंने पैसा दे रखा है बिजनेस ने, तो वो कौन सा होगा? अब मैंने जो बिजनेस किया है, बिजनेस के अंदर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से द बिजनेस आर कंटिन्यू फॉर इंडेफिनिट पीरियड एंड नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस इन नियर फ्यूचर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी एसेट है, इसको कहां पे दिखाऊंगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। मेरी बात समझ में आ गई? अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट का हमने पढ़ा नॉन करंट एसेट्स, लोन एंड एडवांसेस। अब कैपिटल एडवांस क्या होता है? हमने 3 आइटमें पढ़ी। एक कंफ्यूजन था हमारा वर्क इन प्रोग्रेस और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस जो था वो आपका इन्वेंट्री, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री के अंदर आता है, राइट? करंट एसेट्स में इन्वेंट्री के अंदर आता है। दूसरा हमने पढ़ा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो आपका बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन था, वो आपका आता है नॉन करंट एसेट्स में, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। अब यहां वर्ड आ गया कैपिटल एडवांसेस। इसका मतलब क्या होता है? अब आर्यन इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ मशीन्स, हैवी मशीन्स, हैवी मशीन्स बना रहे हैं ये। मैंने इन्हें ऑर्डर दिया और इनकी ऑर्डर बुक इतनी बड़ी है, ये कहते हैं सर अगर आज आपने मशीन बुक कराई तो 2 साल से पहले आपको मशीन हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आर्यन गर्ग एंड कंपनी मुझे कहती है कि सर ये 2 करोड़ की मशीन है, आपको कम से कम 20% जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 20% पैसा आपको हमें डिपॉजिट कराना पड़ेगा। आज की डेट में अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो अगर आप आज बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, हम किसी भी ब्रांडेड कंपनी की लिफ्ट लगाते हैं, चाहे वो ओटिस कंपनी की हो, चाहे वो शैंडलर की हो, तो 2 ही ब्रांड है, आजकल तो जॉनसन भी आ गया है। तो कंपनी कहती है जब आप लिफ्ट बुक करा रहे हो तो लिफ्ट कोई हाथों हाथ तो मिल नहीं जाएगी कि आज आपने ऑर्डर दिया, आपकी बिल्डिंग 2 साल में बननी है, 1.5 साल में बननी है, वो कहेगा ऐसा जी लिफ्ट बुक करा लो, आज के हिसाब से आपको उसको 10% अर्नेस्ट मनी देनी पड़ेगी। तो वो आपने लिफ्ट बनाने के लिए कैपिटल एडवांसेस दे दिया कि नहीं दे दिया? आपने मशीन बनाने के लिए कोई भी कैपिटल एसेट क्रिएट कर रहे हो, उसकी अंगेंस्ट में जो आप एडवांस पेमेंट कर रहे हो, दैट इज कैटेगराइज अंडर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। निकिता, आर्यन, देवांश, हर्ष, मुस्कान, समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग है बेटा, सिक्योरिटी डिपॉजिट का नेचर अलग हो गया दनीत। कल को मैंने मीटर लगाया, मैं मीटर सरेंडर कर दूंगा, यानी कि आप एक चीज और बताओ, मैंने आपसे प्रॉपर्टी ली रेंट पे ऑफिस के लिए, आप मेरे से पगड़ी के नाम पे जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हो, पर जब मैं मकान खाली करूंगा तो आप मुझे वो रिफंड करोगे कि नहीं करोगे? वो जो कैपिटल एडवांस है वो रिफंड थोड़ी ना होगा। अच्छा, उससे कैपिटल एडवांस का मतलब है उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही। सिक्योरिटी डिपॉजिट से कहां तेरी कोई एसेट क्रिएट हो रही है? तो दोनों के नेचर अलग अलग है कि नहीं है? दोनों आएंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में।
पर दोनों की मैं रट्टा नहीं लगवाना चाह रहा, मैं समझाना चाहता हूं कि क्या चीज है यार। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आप किसी चीज को यूज करने के लिए सिक्योरिटी दे रहे हो, अगर आपको देखा जाए आइए, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका नॉन करंट लॉन्ग टर्म एडवांस, कैपिटल एडवांसेस जो आप कोई एसेट क्रिएट करती है कंपनी और उस एसेट के अगेंस्ट में आप कोई पैसा देते हो। बेटा वाइवा में अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि बेटा कैपिटल एडवांस और सिक्योरिटी डिपॉजिट में डिफरेंस क्या है, तो वहां झंड हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अरे मेहर वाला मत दे दियो। जैसे आपने मशीनरी खरीदनी है, सर एडवांस फॉर मशीनरी, तो वो आपका कहां आएगा? नॉन करंट एसेट्स में, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आर्यन, देवांश, निकिता, मुस्कान, मेरी बात समझ में आ गई? सर हाँ जी। यस सर सर। जैसे बिजनेस के लिए कोई गाड़ी ली तो उसकी बुकिंग अमाउंट कैपिटल एडवांस हो गई। हाँ, अगर वो गाड़ी 1 साल के बाद डिलीवर कर रहा है अच्छा, और अगर 1 साल से पहले हो गई? तो वो शॉर्ट टर्म लोन एडवांस जो है वो करंट एसेट्स में आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर। भाई साहब, करंट एसेट में भी एक आइटम है कि नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, है सर। तो वहां आ जाएगा कि अगर आपने गाड़ी ली, आपको 8 महीने के बाद डिलीवरी मिल रही है, तो वो शॉर्ट टर्म लोन कैपिटल एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस में वो करंट एसेट्स में आ जाएगा बेटा। ओके सर। पर अगर आपको वो सामने वाला ये कहता है कि भाई साहब 2 साल तक आपको मशीन नहीं मिलेगी, मेरी ऑर्डर बुक इतनी बड़ी है, तो 12 महीने से ऊपर का हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो वो नेचर चेंज हो गई नहीं हो गई अपने आप ही? हो गई सर। यानी कि मेरी घड़ी की सुई जाके कहां अटकती है? विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल और बियॉन्ड द ऑपरेटिंग साइकिल। 100 बातों का एक बात करक समझ आ गया कि नहीं आ गया हर्ष? यस सर। यही हमारा करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी में मैंने इसलिए इस बात को डिस्कस किया था, इस पे विचार विमर्श किया था कि आपको एक थॉट प्रोसेस समझ आ जाए कि अगर कोई नई आइटम भी आ जाए, अगर आप थॉट प्रोसेस सही लगाते हैं तो आपका तुक्का भी सही हो जाएगा। राइट निकिता, मुस्कान, आर्यन, देवांश? यस सर। यस सर। आइए, सिक्योरिटी डिपॉजिट, नॉन करंट लॉन्ग टर्म एडवांस। अब आपको मैं HIFGHI में, आई में मैंने लिखा लेट्स से कैपिटल एडवांसेस, या मैंने यहां ये लिख दिया एडवांस फॉर मशीनरी। अब आप फिर वही हर्ष, अगर मैं कहता हूं एडवांस फॉर मशीनरी दिया, मैंने यहां पे पीरियड नहीं दिया, तो मैं हमेशा लॉन्ग टर्म मानूंगा हर्ष? यस सर। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? नॉन करंट एसेट्स, और यहां पे क्या लिखूंगा?
कैपिटल एडवांसेस। ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी, पदवार साहब समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब यहां पर अब मैं आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो पॉइंट है ये वाला। हाँ जी भैया, हाँ जी, बोल रहा हूँ जी। बेटा मैं भी क्लास में हूँ, मैं आपको आधे घंटे में फ़ोन करता हूँ, आपको नंबर दे दूंगा। कौन सी क्लास के लिए पता करना है आपको? कौन सी क्लास के लिए बेटा? क्लास तो होती है बेटा, वो नहीं अवेलेबल हो पाएगी। 11th-12th है, वो नहीं हो पाएगी, टाइम ही नहीं है इतना बेटा। ठीक है, आइए अब मैं आपको एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा। अंडरलाइन द वर्ड। यार बात मत करो। द वर्ड इज करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, इसका मतलब क्या होता है? क्या कह रहा है? नहीं पढ़ना? चलो इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। नहीं नहीं, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। और आपकी सैटरडे की क्लास जो है मॉर्निंग में 12 से 2 है। जो आ जाए उसका भला, जो ना आए उसका भला।